अरे अपने वो एआई आर्ट देखिए आजकल, मतलब मिड जर्नी या डाले वाली। कभी-कभी तो सच में पता ही नहीं चलता कि किसी इंसान ने बनाई है या मशीन ने। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो वॉइस क्लोनिंग वाले एप्स, बस कुछ मिनट आपकी आवाज सुनो और बिल्कुल आप ही की तरह बोलने लगते हैं। गजब है। सही में कमाल है। तो हमारे एक श्रोता ने भी कुछ इसी तरह के आर्टिकल्स और नोट्स भेजे थे और वो जानना चाह रहे थे कि भाई इस जादू के पीछे आखिर है क्या। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग तो सुना ही होगा। ये उसी का एक थोड़ा और गहरा एडवांस हिस्सा है हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें। तो करें शुरू। हाँ चलिए करते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो एआई मॉडल हैं, चाहे वो तस्वीर बना रहे हों या आवाज की नकल, सीखते कैसे हैं ये सब? मतलब ऐसा क्या है इनमें कि ये इंसानों जैसे काम कर पा रहे हैं? कहीं पढ़ा था कि ये हमारे दिमाग से प्रेरित हैं, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब ANNs पर आधारित है। ये कोशिश करते हैं हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तरह काम करने की। जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो जानकारी प्रोसेस करते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही ANN में गणितीय नोड्स होते हैं और ये नोड्स परतों में मतलब लेयर्स में सजे होते हैं। अच्छा, लेयर्स? कैसी लेयर्स? देखिए, सबसे पहले होती है इनपुट लेयर। यहाँ से डेटा अंदर जाता है। मान लीजिए AI को एक सेब की तस्वीर दी पहचानने के लिए, वो इनपुट लेयर में गई। ओके। फिर बीच में आती हैं छिपी हुई परतें, हिडन लेयर्स। असली काम यही होता है। ये परतें तस्वीर के अलग-अलग फीचर्स, जैसे उसका रंग कैसा है, आकार गोल है या नहीं, बनावट कैसी है, ये सब बारीकी से समझती हैं। और डीप लर्निंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कई मतलब बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा लेयर्स उतना डीप। या जैसे, हाँ ये सेब है। समझ गया। ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर, ढांचा। पर ये सीखता कैसे है? मतलब अगर पहली बार में गलत पहचान ले तो, जैसे सेब को संतरा कह दें, तब क्या? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सीखने के लिए ना इसे बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारे उदाहरण। जैसे बच्चे को सिखाते हैं तो कई सारे सेब दिखाते हैं ना, वैसे ही इसे हजारों लाखों सेबों की तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं। ओके, बहुत सारा डेटा। हाँ, तो जब ये कोई तस्वीर देखता है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और मान लीजिए गलत जवाब देता है, तब काम आता है बैक प्रोपगेशन। ये असल जादू है। बैक प्रोपगेशन, ये क्या चीज है? ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। मॉडल को बताया जाता है कि नहीं भाई, तुमने गलत पहचाना, ये सेब था। फिर वो अपनी गलती से सीखता है। वो नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शंस है ना, जिन्हें वेट्स और बायस कहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बदलता है। अच्छा, एडजस्ट करता है। फिर देखे तो सही जवाब देने की संभावना बढ़ जाए। ये गणितीय प्रक्रिया है, ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से होती है और इसे बार बार दोहराया जाता है, हजारों लाखों बार, जब तक मॉडल काफी हद तक सही जवाब देना न सीख जाए। अरे वाह, तो मतलब ये गलतियां कर करके सीखता है, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक्टिवेशन फंक्शंस भी होते हैं जो तय करते हैं कि कौन सा न्यूरॉन मतलब नोड कितना एक्टिव होगा, कितनी जोर से अपनी बात रखेगा। कमाल है। अच्छा, पर क्या अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं? जैसे जो नेटवर्क तस्वीर पहचानता है, क्या वो भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह समझ सकता है? या जैसे वो सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो सड़क को कैसे देखती हैं, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं। हाँ बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे तस्वीरों और वीडियो के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मतलब CNNs सबसे बेस्ट हैं। CNNs, ओके। ये हमारी आंखों की तरह काम करते हैं। पहले छोटी छोटी डिटेल्स पहचानते हैं, जैसे किनारे, कोने, रंग के पैचेस। फिर उन डिटेल्स को जोड़कर बड़ी चीजें समझते हैं, जैसे ये एक कार है, ये इंसान है, ये ट्रैफिक सिग्नल है। सेल्फ ड्राइविंग कारों की आंखें असल में यही CNNs हैं। अच्छा, और वो जो AI आर्ट जनरेटर हैं वो भी यही इस्तेमाल करते होंगे? हाँ वो भी पैटर्न समझने के लिए CNNs का इस्तेमाल करते हैं, पर और भी जटिल तरीकों से। समझ गया। तो विजुअल चीज़ों के लिए CNNs। अच्छा, और जब हम फ़ोन पर टाइप करते हैं तो वो अगला शब्द सुझा देता है ना, वो कैसे होता है? वो तो शब्दों का क्रम मतलब सीक्वेंस समझने वाली बात हुई। बिल्कुल, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs, और खासतौर पर उनका एक बेहतर वर्जन है LSTM। LSTM। हाँ, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इनकी खासियत ये है कि इनमें एक तरह की मेमोरी होती है, याददाश्त। ये याद रख सकते हैं कि वाक्य में पहले कौन से शब्द आए थे। इससे उन्हें कॉन्टेक्स्ट समझने और अगला शब्द या पूरा वाक्य प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है। स्पीच रिकॉग्निशन में भी यही काम आते हैं। अच्छा,
तभी वो ऑटो कंप्लीट इतना सही होता है कभी कभी। हाँ, और आजकल ये जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल हैं जो हमसे पूरी पूरी बातचीत कर लेते हैं, ये तो और भी एडवांस लगते हैं। आपके भेजे नोट्स में ट्रांसफॉर्मर्स का जिक्र था कई बार, वो क्या है? हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स, इन्होंने तो भाषा समझने के खेल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है एक चीज जिसे कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म, ध्यान देना। हाँ, एक तरह से ये मॉडल को सिखाता है कि किसी वाक्य या पैराग्राफ में कौन से शब्द एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन पर ध्यान देना है, भले ही वो शब्द वाक्य में कितने भी दूर क्यों ना हो। ये कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और ये RNN LSTM की तरह एक एक शब्द करके नहीं, बल्कि पूरे वाक्य को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अरे वाह, तभी इतने तेज और पावरफुल हैं। बिल्कुल, इसीलिए आजकल के जो बड़े भाषा मॉडल हैं LLMs जैसे चैट GPT, वो ज्यादातर इन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स पर आधारित हैं। समझ गया। तो मतलब अगर संक्षेप में कहें तो डीप लर्निंग हमारे दिमाग से प्रेरणा लेता है, ढेर सारे डेटा से सीखता है, बैक प्रोपगेशन जैसी तकनीकों से अपनी गलतियां सुधारता है। सही? और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। CNNs देखने के लिए, RNNs LSTMs सीक्वेंस समझने के लिए, और ट्रांसफॉर्मर्स भाषा की गहरी समझ के लिए। बिल्कुल सही सारांश है। यही आज की AI क्रांति का असली इंजन है। वाकई। और ये तकनीकें लगातार बेहतर हो रही हैं, रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। तो ये समझना कि ये सब कैसे काम करता है, अब सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि AI हमारी जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है, हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी डीप लर्निंग की बुनियादी बातों पर हमारी आज की चर्चा, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे श्रोता ने साझा किए थे। ये जानना कि मशीनें कैसे सोच रही हैं, कैसे सीख रही हैं, ये सच में काफी दिलचस्प है। हाँ, वाकई में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे ये AI मॉडल और ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और रचनात्मक भी, खासकर कला, संगीत, लेखन जैसे क्षेत्रों में, क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसानी रचनात्मकता और AI की रचनात्मकता के बीच की जो रेखा है वो धुंधली पड़ जाएगी या शायद पूरी तरह मिट ही जाएगी? सोचिएगा जरूर इस पर।